एवरीवन वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम के हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में ये पार्ट 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। 4 पार्ट ऑलरेडी चैनल पे आ चुके हैं, नहीं देखे हो तो पहले उन्हें देख लेना, ठीक है। ये लास्ट पार्ट है और इसमें हम बीएनएस के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि आपको जो भी क्वेश्चंस की पीडीएफ है, आपके डाउट्स हैं, आप वहाँ पे सब क्लियर कर सको। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। टाइम नहीं वेस्ट करते, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, ए प्लेसेस men with firearms at the outlets of a building and tells Z that they will fire at Z if Z attempts to leave the building। ए किस चीज के लिए गिल्टी है? ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जी एक बिल्डिंग में है और ए ने वहां पे लोग खड़े कर दिए बंदूक के साथ कि तुम बाहर निकलोगे तो गोली मार देंगे। ऑप्शन है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, बोथ या नन। करेक्ट आंसर इज ए, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। सेक्शन 340 में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज ऑफ द हार्ट। राहुल हिज एयर rushes into his room and shouts in his ear, your house has been destroyed by fire, intending thereby to kill Ramu. Ramu dies of shock. Here Rahul is liable for the offense of। रामू को हार्ट डिजीज है, राहुल जो उसका एयर है वो भाग के उसके पास जाता है, उसके कान में चिल्ला के बोलता है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। उसकी इंटेंशन है रामू को मारने की, हमें दिया हुआ है। रामू शॉक से मर जाता है, तो राहुल किस चीज के लिए लायबल होगा? अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड या अबेटमेंट टू मर्डर। देखो अबेटमेंट टू मर्डर नहीं होगा, किसी और को उकसा नहीं रहा है, तो एक ऑप्शन तो ये हट गया, ठीक है। सवाल है कि ये कल्पेबल होमिसाइड होगा या मर्डर होगा, इनमें कंफ्यूजन आ सकता है, ठीक है। तो हम जाएंगे, आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए मर्डर। सेक्शन 300 में देखोगे मर्डर को लेके क्या कहा है। इफ एनी एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। हमें क्वेश्चन में दिया है कि उसकी इंटेंशन थी टू किल रामू, उसने जो भी किया वो इस इंटेंशन से किया कि वो रामू को मार दे, ठीक है। फिर इन पॉइंट्स में दिया है कि बॉडीली इंजरी होनी चाहिए, मोस्टली वहीं पे कंफ्यूजन आता है। बट फोर्थ पॉइंट में लिखा है इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज दैट इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ। अगर ये एक्ट, जो भी एक्ट है, उसको करने वाले को ये बात पता है कि जो वो कर रहा है वो इतना डेंजरस है कि सामने वाले की प्रोबेबिलिटी हाई है कि डेथ हो सकती है। तो अगर कोई हार्ट पेशेंट है और आप जाके उसको चिल्ला के बात बता रहे हो कि तुम्हारा घर जल गया है, आपको पता है वो शॉक में जा सकता है, आपको पता है उसको हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है, ज्यादा चांसेस है। एंड कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर इनकरिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ, तो उस केस में मर्डर का चार्ज लगेगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर होना चाहिए बी मर्डर। यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होती है, आपका अगर कुछ और कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर पूछना, ठीक है। इफ देयर इज अ रेक्टिफिकेशन वी विल डू इट देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम टू एसेंशियल कंडीशंस ऑफ पीनल लाइबिलिटी। ऑप्शन ए गिल्टी बॉडी एंड राइटफुल एक्ट, ऑप्शन बी गिल्टी इंटेंट एंड रॉन्गफुल मोटिव, ऑप्शन सी गिल्टी माइंड रॉन्गफुल एक्ट, या फिर ऑप्शन डी गिल्टी मोटिव एंड रॉन्गफुल एक्ट। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका करेक्ट आंसर इज सी, गिल्टी माइंड, जिसको हम बोलते हैं मेंस रिया, एंड रॉन्गफुल एक्ट यानी एक्टर्स रियस, ठीक है। Next question. Right of private defense is option A, available under all circumstances. Option B, available when there is time to have recourse to the protection of public authorities. Option C, available when there is no time to have recourse of public authorities. या फिर option D, all of the above. Correct answer is C. It is available when there is no time to have recourse of public authorities. मैंने बैराक यहाँ पे अटैच नहीं किया है। देखिए हर सिचुएशन में अवेलेबल नहीं होता, ये आप बेसिक देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये एक क्वेश्चन प्लीज खुद से करना। तो हर सर्कमस्टांस में अवेलेबल है ऐसा नहीं है। अगर आपके पास इनफ टाइम है कि आप प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज ले सकते हैं तो उस केस में नहीं होता है। एक स्मॉल एग्जाम्पल ले सकते हो फॉर अ मूवी लाइक दृश्यम, जिसमें उस लड़की ने रॉड से उस लड़के पे अटैक किया और वो मर गया। तो कई लोग बोल सकते हैं उसने सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया, पर ये ऐसा नहीं है। उस लड़के ने उसे धमकाया बहुत पहले था, राइट, दिन में, कि तुम्हारा एक वीडियो है मेरे पास एंड मैं लोगों को दिखा दूंगा एक्सेट्रा। दैट गर्ल हैड ऑल द ऑप्शन ऑफ गोइंग टू द पुलिस, टेकिंग द हेल्प ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज दैट दिस मैन इज ब्लैकमेलिंग मी। शी डिड नॉट डू दैट, ठीक है। तो ये सेल्फ डिफेंस नहीं हुआ, ओके। तो फिर ये आप सेल्फ डिफेंस कब कब करते हो? जब आपके पास टाइम ही नहीं है। अब आपके ऊपर कोई अभी चाकू लेके खड़ा, आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप किसी तरह से पुलिस को, पब्लिक को या पब्लिक अथॉरिटीज की हेल्प ले सको, तो ऑब्वियसली आप अपने सेल्फ डिफेंस में एक्ट करोगे। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 82 एंड 83 ऑफ आईपीसी एन ऑफेंस इज पनिशेबल इफ इट इज डन बाय अ चाइल्ड। उन दोनों सेक्शंस के जाकर देखो, एज दी होगी। ऑप्शन ए बिलो 7 years, ऑप्शन बी above 7 years but below 12 years, having attained sufficient maturity and understanding। 7 से 12 के बीच में with sufficient maturity। ऑप्शन सी above 7 below 10, तो 7 से 10 की एज, having attained maturity and understanding। या फिर ऑप्शन डी above 7 age below 12 not having attained enough maturity। आंसर इज ऑप्शन डी। 82 में देखोगे 7 साल से कम के बच्चे का ऑफेंस नहीं मानते, और 83 में दिया है above 7 below 12 not attained sufficient maturity or understanding, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्ट्राइक्स ए, ए इज बाय दिस प्रोवोकेशन एक्साइटेड टू वायलेंट रेज। एक्स ने ए पे अटैक किया एंड उससे प्रोवोक होके ए जो है वायलेंट रेज में उठ जाता है। Why a bystander intending to take advantage of A's rage and to cause him to kill X gives a revolver into A's hand for that purpose।
साइड में जो वाई खड़ा था उसने इस बात का फायदा उठाने की कोशिश की कि ए गुस्से में है और वो चाहता था कि एक्स को मार दे ए, ठीक है। तो उसने ए के हाथ में एक रिवॉल्वर दे दी और ए ने मार दिया एक्स को वाई की रिवॉल्वर से। तो आप बात समझे, एक्स एक्स ने ए को स्ट्राइक किया, ए गुस्से में आ गया। इसके गुस्से का फायदा उठाने के लिए वाई ने क्या किया, इसके हाथ में एक रिवॉल्वर दे दी कि लो मार दो, और इसने मार दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए इज लाइबल फॉर कमिटिंग मर्डर एंड वाई इज लाइबल फॉर एबेटिंग मर्डर। ऑप्शन बी, ए इज लाइबल फॉर कमिटिंग कल्पेबल होमिसाइड एंड वाई इज नॉट लाइबल। ऑप्शन सी, ए इज लाइबल फॉर कमिटिंग कल्पेबल होमिसाइड, वाई इज लाइबल फॉर एबेटिंग मर्डर। या फिर ऑप्शन डी, ए इज नॉट लाइबल बट वाई इज लाइबल फॉर एबेटिंग मर्डर। तो देखो, वाई लाइबल नहीं होगा, ये बात गलत है, तो बी स्टेटमेंट खारिज हो गया। ए बिल्कुल लाइबल नहीं होगा, ये भी गलत है, दोनों की ही जिम्मेदारी बनेगी। तो दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। अब बचता है ये, ए किस चीज के लिए लायबल होगा, मर्डर कमिट करने के लिए या कल्पेबल होमिसाइड के लिए। बैराक देखोगे तो आपको पता चलेगा कल्पेबल होमिसाइड के लिए। एंड वाई चीज किस चीज के लिए होगा, इन्होंने दोनों क्वेश्चंस में एबेटिंग मर्डर दे रखा है, दोनों ऑप्शंस में, जबकि एक्चुअली वाई पे मर्डर का चार्ज लगेगा। अगर यहाँ एक भी ऑप्शन ऐसा होता जिसमें वाई मर्डर लिखा होता ना, तो हमारा आंसर वो होता। बट क्योंकि दोनों केसेस में एबेटिंग मर्डर दिया है, तो वील गो विद दैट, आंसर इज सी। ठीक है, ए इज लाइबल फॉर कमिटिंग कल्पेबल होमिसाइड, वाई इज लाइबल फॉर एबेटिंग मर्डर, जबकि एक्चुअली ये मर्डर होता है। ठीक है, देखो सेम सिचुएशन यहाँ दी हुई है, जेड स्ट्राइक्स बी प्रोवोकेशन में गुस्से में आ जाता है, ए जो बायस्टैंडर है उसका हेल्प, उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, उसमें चाकू दे देता है। हमारे क्वेश्चन में रिवॉल्वर दी थी, बी ने मार दिया। हेयर बी मे हैव कमिटेड ओनली कल्पेबल होमिसाइड, जो हमारे केस में ए है, बट ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर, जो हमारे केस में वाई है। बट यहाँ हमें ऑप्शन में एबिटिंग मर्डर दिया है, तो हम इसलिए उसे मार्क कर रहे हैं, बट टेक्निकली इट शुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर। ठीक है, लॉजिक पूरा यहाँ दिया हुआ है। The person taking part in the commission of an offense have been divided into two classes. They are principal and abettors, principal and disciples, प्रिंसिपल एंड एक्सेसरी एंड प्रिंसिपल एंड माइनर। इसका करेक्ट आंसर है सी, प्रिंसिपल एंड एक्सेसरी। कुछ जगह पे इसको लेकर कंफ्यूजन है, प्रिंसिपल एंड एबेटर्स बोलते हैं क्योंकि एबेटमेंट वर्ड यूज होता है हमारे बैराक में, बट ऑनलाइन हर जगह आई ट्राई टू चेक इट, आंसर इसका एक्सेसरी ही दिया हुआ है, एंड कॉमन लैंग्वेज में भी एक्सेसरी वर्ड ही यूज होता है। इफ यू हैव अ डाउट और यू हैव एनी अदर सोर्स, कॉमेंट्स में जरूर बताना। अब हम जितने भी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ये 2023 के हैं, अगले 8 क्वेश्चंस, और उसके बाद वाले 2024 के हैं, सो स्टे ट्यून्ड। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आर करेंटली एग्जिस्टिंग अंडर द इंडियन पीनल कोड? 3, 4, 5 और 6। बैराक में जाएंगे, सेक्शन 53 देखो पनिशमेंट्स नाम है, ये सिक्सथली 6 पढ़ के 6 मार्क करके मत चले आना, ध्यान देना थर्ड वाला डिलीट कर दिया गया है। तो टोटल 5 पनिशमेंट्स है, तो आंसर है सी 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आईपीसी 1860 में नॉट अप्लाई। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, नॉट पूछा है, किन केसेस में नहीं अप्लाई होगा आईपीसी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम पिछले पार्ट में कवर कर चुके हैं। पहला स्टेटमेंट है, एन ऑफेंस कमिटेड बाय इंडियंस आउटसाइड इंडिया। इंडियंस मतलब इंडियन सिटीजन, ठीक है, किसी इंडियन सिटीजन ने किया है, इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस है। सेकंड स्टेटमेंट, एन ऑफेंस कमिटेड बाय एनी पर्सन ऑन एनी शिप रजिस्टर्ड इन इंडिया। शिप इंडिया में रजिस्टर्ड है, उस पर कोई भी इंसान हो, उसने कोई क्राइम कुछ ऑफेंस किया है। या थर्ड स्टेटमेंट, एनी पर्सन कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन एनी कंट्री। ओके, कौन से वाले में अप्लाई नहीं होगा? ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी ओनली 3, या ऑप्शन डी 1 एंड 2। देखो इसका आंसर है सी ओनली 3। सेक्शन 4 में देखोगे एक्सटेंशन दिया है कि कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया यहाँ अप्लाई होता है, तो ये ऑप्शन वहां पे जो हमारा है इस पे नहीं अप्लाई होगा। हम मतलब इस पे आईपीसी अप्लाई होता है, तो ये ऑप्शन गलत है हमारे लिए क्योंकि हमसे नॉट पूछा है। ठीक है, और ये देखो, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट मे बी, ये भी बात सही है, तो ये ऑप्शन भी हमारे लिए वर्क नहीं करेगा बिकॉज हमसे नॉट पूछा है। थर्ड में देखो, एनी पर्सन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया लिखा है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कंप्यूटर सोर्स लोकेटेड इन एनी कंट्री, ये स्टेटमेंट गलत है और हमसे नॉट पूछा है, तो आंसर इज ओनली 3। ठीक है, सी ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and Z agree to fence with each other. This is a repeat question. Same question पहले कर चुके हैं. For amusement. In the course of such fencing, while playing fairly, A जो है Z को काफी ज्यादा हर्ट कर देता है। इन दोनों इसमें से A ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? फेंसिंग एक गेम होता है जिसमें तलवार से लड़ते हैं। हर्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर, ग्रीवियस हर्ट या नो ऑफेंस। इसका करेक्ट आंसर इज डी, नो ऑफेंस। सेक्शन 87 देखो, एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। कंसेंट से लड़ रहे थे एक गेम में, गेम खेल रहे थे, उसमें चोट लग गई तो उसका कोई ऑफेंस नहीं है। इलस्ट्रेशन देखो सेम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट एक्सटेंड टू कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, किन केसेस में अपनी प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो नहीं एक्सटेंड होता है टू कॉजिंग डेथ, कि आप अपने आप को डिफेंड करने में दूसरे को मार नहीं सकते,
कहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए, इन केस व्हेन एन असॉल्ट इज कॉजिंग एप्रीहेंशन ऑफ मर्डर, इन केस आपका ऐसा असॉल्ट हो रहा है जहां आपको डर है आपका मर्डर हो सकता है। ऑप्शन बी, इन केस व्हेन असॉल्ट इज रिफ्लेक्टिंग इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। ऑप्शन सी, इन केस व्हेन असॉल्ट इज रिफ्लेक्टिंग इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सिंपल हर्ट। या फिर ऑप्शन डी, इन केस व्हेन असॉल्ट इज रिफ्लेक्टिंग इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। तो हमसे पूछा है इनमें से मर्डर, कमिटिंग रेप, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सिंपल हर्ट या ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, किसके केस में आप अपने प्राइवेट डिफेंस में कॉजिंग डेथ तक नहीं जा सकते। तो अगर मान लो आपको बेराट नहीं भी ढूंढ पाते हो, मान ले ये क्वेश्चन लास्ट में सामने आया, टाइम नहीं है, सिर्फ इसको ध्यान से पढ़ के देखोगे, लॉजिकली सोचो, अगर मेरा मर्डर होने वाला है तो ऑब्वियसली मैं अपने सेल्फ डिफेंस में हर वो चीज करूंगी खुद को बचाने के लिए, चाहे वो एक बार को दूसरे कोई क्यों ना मारना पड़े। तो इस केस में कॉजिंग डेथ अलाउड होना चाहिए। तो इसलिए ये हमारे लिए ऑप्शन गलत है। सेकंड इज कमिटिंग रेप, अगर किसी इंसान का रेप होने वाला है तो ऑब्वियसली वो अपने सेल्फ डिफेंस में हर चीज करेगा, चाहे एक बार को उस चीज में दूसरे इंसान की जान चली जाए। तो ये ऑप्शन भी हमारे लिए गलत है। थर्ड, इन केस व्हेन असॉल्ट इज रिफ्लेक्टिंग इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सिंपल हर्ट, सिंपल हर्ट हो रही है मुझे और उसके बदले मैं दूसरे का मर्डर कर दूं, या थोड़ा एक्सट्रीम मर्डर मतलब दूसरे को जान से मार दूं, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम साउंड करता है। ऑप्शन डी, इन केस व्हेन असॉल्ट इज रिफ्लेक्टिंग इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, किसी की अननेचुरल सी लस्ट जब जाग रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ऑब्वियसली उस केस में आप खुद को प्रोटेक्ट करोगे। तो नॉर्मली भी आंसर सी साउंड करता है एंड है भी। सेक्शन 100 देखो, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, ध्यान रखना प्राइवेट डिफेंस में बॉडी का और प्रॉपर्टी का दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। पिछले पार्ट में हमने प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन किया था और उसके चलते आंसर चेंज होता है, तो ध्यान देना। यहाँ पे दिए हैं कॉजेस जहां पे आप एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ पे जा सकते हो। एप्रीहेंशन दैट डेथ विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस, अगर आपने नहीं रोका तो अब आपको मार देगा ये सिचुएशन है, ठीक है। सच एन असॉल्ट एज मे बी रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट हो जाएगी आपको, ठीक है। कमिटिंग रेप, ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लिस्ट, इसके अलावा भी दिया है किडनैपिंग या abducting हो रही है। 6 दिया है असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to public authorities for his release, अगर आपको लग रहा है आपका wrongful confinement ऐसा हो जाएगा कि आप पब्लिक अथॉरिटीज तक पहुंच ही नहीं सकते फिर अपनी मदद के लिए। और 7th भी दिया हुआ है, ठीक है, एसिड वैसिड फेंकने वाला इस टाइप का, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है नॉट, तो ये सब हमारे लिए अप्लाई नहीं होंगे। तो आंसर इज simple hurt C. I hope it is clear. Next question. For which of the following section of IPC the word benefit does not include pecuniary benefit? तो अब सवाल यह है कि पेक्यूनरी बेनिफिट होता क्या है। अगर ये नहीं पता होगा तो फिर आंसर वैसे ही नहीं मार्क कर पाओगे। पेक्यूनरी बेनिफिट होता है मॉनिटरी, कुछ पैसे से जुड़ा हुआ बेनिफिट, ठीक है। तो हमसे पूछा है किस सेक्शन में जो बेनिफिट वर्ड, 3-4 सेक्शन है, चारों में ये शब्द आता है बेनिफिट, कौन से वाले में इसका मतलब पेक्यूनरी बेनिफिट से जुड़ा हुआ नहीं है। सेक्शन 89, 155, 156 या 370। देखो, पेक्यूनरी बेनिफिट का मतलब होता है एनी फाइनेंशियल एडवांटेज या गेन। 155 लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट रियॉट इज कमिटेड, जिसके बेनिफिट के लिए रियॉट हो रहा होगा उसकी लायबिलिटी होगी, पैसे से जुड़ा हुआ मुद्दा है। 156 में भी एजेंट और ओनर को लेके है, सेम मुद्दा, यहाँ भी पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। 370 ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, वहां पे भी पैसे से रिलेटेड मुद्दा होता है, ठीक है। सेक्शन 89 देखो, act done in good faith for benefit of child or insane person by or by consent of guardian, कोई भी काम जो आपने बेनिफिट यहाँ पे दिया है भले के लिए करना, आपने कोई भी काम किया है गुड फेथ में बच्चे के लिए या इंसेन पर्सन के भले के लिए, ठीक है। तो ये बेनिफिट पैसे वाला नहीं है, पेक्यूनरी, पैसे से कोई लेना देना ही नहीं है इसका। तो आंसर इज ए, सेक्शन 89। Next question. X intentionally pulls up a woman's veil without her consent, intending to annoy her. As per IPC, which of the following offense has he committed? कोई औरत है जो मान लो घूंघट रखती है, वेल मतलब किसी भी तरीके का पर्दा हो सकता है, बुर्का हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। मान लो कोई औरत है जो वेल रखती है और एक्स जो है जानबूझ के इंटेंशनली बिना उसकी कंसेंट के उसको एनॉय करने के इंटेंशन से उसका पर्दा हटा देता है, ठीक है। अब कोई बोले पर्दा सही है गलत है, ये डिबेट अलग है, मेरी मर्जी, मैंने रखा है, आप बिना पूछे नहीं छू सकते, ठीक है, आप बिना पूछे नहीं एक्सपोज कर सकते, सामने वाला कंफर्टेबल नहीं है और आप ये उसे एनॉय करने के लिए कर रहे हैं। तो कौन सा ऑफेंस किया है उसने? हर्ट, क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट या ग्रीवियस हर्ट। देखो, ग्रीवियस हर्ट हमने पढ़ा है कि बहुत सीरियस, जब आपको किसी तरीके की चोट लग जाए या बहुत हार्मफुल हो जाए कुछ, ये वैसा तो साउंड कर नहीं रहा है, मतलब तुम्हारा पल्ला हटा देना या पर्दा हटा देना किसी की आंख फोड़ने के बराबर तो नहीं गिन सकते, राइट। तो ये आंसर तो हमें नहीं लग रहा है। असॉल्ट भी नहीं लग रहा, बिकॉज़ असॉल्ट होता है जब बहुत सीरियस फिजिकल असॉल्ट के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादातर यूज़ होता है। ये मैं अभी आपको बता रही हूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, लास्ट में क्वेश्चन देखोगे तो उसको सॉल्व कैसे करोगे। तो ये भी कम चांसेस लग रहा है। हर्ट, क्या हर्ट एक्चुअली हो रहा है आपको? एज़ सच तो नहीं। क्रिमिनल फोर्स हमने पिछले पार्ट्स में पढ़ा है, अगर आपने पीछे के पार्ट्स मेरे साथ लगाए हैं तो आपको इसका आंसर आता है। क्रिमिनल फोर्स होता है फोर्सफुली किसी के साथ कुछ भी करना, उसको एनॉय करने के लिए,
इरिटेट करने के लिए या उसको इंजर करने के लिए, कुछ भी ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप उस इंसान को अनॉय कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। आंसर इज बी, क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स पे क्वेश्चन अक्सर आता है, इसको अच्छे ध्यान से पढ़ना। सेक्शन 350 बात करता है, whoever intentionally uses force to any person without that person's consent in order to the committing of any offense for intending by the use of such force to cause or knowing it to likely be caused by using of such force, क्या इंजरी, फियर या अनोयंस। आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं फोर्सफुली सामने वाले के कंसेंट के बिना जिसमें आपको पता है दूसरे को इंजरी हो सकती है और या वो अनॉय हो सकता है या उसके अंदर डर आ सकता है, तो ऐसी चीजों को हम क्रिमिनल फोर्स में गिनते हैं, ठीक है। इसमें देखो हमारा एफ वाला इलस्ट्रेशन इसी से रिलेटेड है जो क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर आईपीसी फॉर अ पर्सन हु मेम्स एनी माइनर इन ऑर्डर दैट सच माइनर मे बी यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ बेगिंग। कोई भी किसी माइनर को बहका के किसी तरह इस तरह अपनी तरफ ले ले कि बाद में उससे भीख मंगवाए, तो ऐसे में उसको क्या सजा होगी। ऑप्शन ए, imprisonment for 5 years and fine, B 7 years and fine, C 10 years and fine, and D imprisonment for life यानी उम्र कैद एंड फाइन। आंसर इज डी, इम्प्रिजनमेंट फॉर फाइन, फॉर लाइफ एंड फाइन। 363 ए में देखो, किडनैपिंग और मेमिंग अ माइनर फॉर पर्पस ऑफ बेगिंग। आपने यहाँ से पहचाना कि कहाँ पे जाना है हमें, बेगिंग वर्ड दिख रहा है, मेमिंग वर्ड दिख रहा है, माइनर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखो, whoever maims any minor in order that such minor may be employed or used for purpose of begging shall be punishable with imprisonment for life and shall also be liable with fine, ठीक है। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, X threatens to publish a defamatory libel concerning Y unless Y gives him money। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, समझ में आ गया। डेफेमेशन कहाँ है, बैराक में सबसे पीछे भाग के जाओ, सबसे एंड में। इंडेक्स से जितनी बार हाथ गुजरेगा उतना अच्छे से याद होगा कि कहाँ जाना है। धीमे धीमे याद होना चाहिए कि प्राइवेट डिफेंस शुरू में है कहीं पे, डेफेमेशन एंड में है। इस तरीके से जब याद होगा ना तो आपका टाइम बचता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट मे बी गिवन टू एक्स फॉर द एक्ट कमिटेड बाय हिम अंडर आईपीसी। तो एक्स ने जो एक्ट कमिट किया है, दूसरे को धमका रहा है डिफेमेशन को लेके या डिफेम करने की बात कर रहा है, तो उसको क्या सजा होगी। ए, imprisonment up to 2 years और with fine और both। सेकंड में 3 years है, थर्ड में 5 years है और फोर्थ में 7 years है, विद फाइन या फिर दोनों ही, सब में कॉमन है। करेक्ट आंसर इज ए, imprisonment up to 2 years with fine or with both। सेक्शन 500 punishment for defamation, whoever defames another shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend up to 2 years with fine or with both, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बीएनएस के क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है। ये 2024 ईयर में जो लास्ट ईयर का पेपर था उसके क्वेश्चंस हैं। BNS 2023 considers force to be criminal force when it is used unintentionally, when intentionally uses force only. Option C, when it is used unintentionally without consent causing injury, fear or annoyance, या फिर ऑप्शन डी, when it is used in self defense। क्रिमिनल फोर्स काफी अच्छा टॉपिक है, कई बार इस पर सवाल आया है। सेक्शन 129 बीएनएस का बताता है हमें intentionally use of force without that person's consent causing injury, fear or annoyance to that person। तो आंसर इज सी, ठीक है। According to BNS, what is the maximum fine for making or using a document that resembles a currency note or a bank note under section 182 subclause 1? इसको जाके देखो और पता कर लो कितना है। 100 रुपीज, 500, 300, 1000। करेक्ट आंसर सी, 300 रुपीज। जाके देखोगे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ बीएनएस 2023, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, ध्यान देना किसका पूछा है, राइट ऑफ डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी पूछा है, extends to the voluntary causing of death or of any other harm to the wrongdo in which of the offenses committed or attempting to be committed। जब बात आए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी तो वो एक्सटेंड हो जाएगा आपका वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ डेथ और ऑफ एनी अदर हार्म टू द रॉन्ग डू इन विच द ऑफेंसेस कमिटेड और अटेम्प्टिंग टू बी कमिटेड। ऑप्शन है रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट, ऑप्शन सी थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास। और इनके कॉम्बिनेशन है ए 1 ओनली, बी 1 and 3, सी में है 1 and 2 या फिर डी ऑल 3। इसका करेक्ट आंसर है सी 1 and 2। मोस्टली हम लोग इसको डी मान लेते हैं 1, 2 and 3 क्योंकि ये सारे वर्ड्स हमें बैराक में दिखते हैं अंडर सेक्शन 41, बट अकॉर्डिंग टू माई लॉजिक, ध्यान से सुनना, देखो रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट ये बात तो ठीक है, तो ये तो होने चाहिए, ओके। बट जो ये है थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास जो यहाँ हमें दिखता तो है तो हम सोचते हैं कि ये भी होगा। उसके आगे कंडीशन लिखी है, अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज मे रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट विल बी द कॉन्सिक्वेंस। ये तब है जब आपकी अपनी बॉडी पे प्राइवेट डिफेंस का इशू आए, ठीक है, कि डेथ का रिस्क है, ग्रीवियस हर्ट का रिस्क है, प्रॉपर्टी को लेकर नहीं दिया ये, ठीक है। थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास किन सर्कमस्टांसेस में, एज में रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट विल बी द कॉन्सिक्वेंस, अगर आपने वो प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज नहीं किया। तो ये प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में लग रहा है, इसलिए ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा एंड आंसर शुड बी सी 1 and 2 अकॉर्डिंग टू मी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजेश इन अ हीटेड आर्ग्यूमेंट विद सुनील स्ट्राइक्स हिम विद अ हेवी आयरन रॉड। राजेश और सुनील में काफी लड़ाई हो जाती है और राजेश सुनील को जो है हेवी आयरन के रॉड से मारता है। द ब्लो फ्रैक्चर सुनील्स आर्म। हाथ पे मारा, हाथ टूट गया, ठीक है। एंड ही इज अनेबल टू यूज इट फॉर सेवरल वीक्स। कई हफ्तों तक वो अपना हाथ इस्तेमाल नहीं कर पाया। मेडिकल रिपोर्ट कंफर्म्स दैट द फ्रैक्चर अमाउंट्स टू ग्रीवियस हर्ट। तो देखो इन्होंने हमें बता दिया कि ग्रीवियस हर्ट है। कौन सा ऑफेंस किया है राजेश ने? ऑप्शन ए सिंपल हर्ट अंडर 323 ऑफ आईपीसी। ऑप्शन बी वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट अंडर सेक्शन 325। ऑप्शन सी वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट अंडर 324 या फिर डी अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड अंडर सेक्शन 308। इसका करेक्ट आंसर इज बी वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। एक तो उन्होंने हमें बता ही दिया कि ग्रीवियस हर्ट हुआ है, ठीक है। पहले तो ग्रीवियस हर्ट देख लो क्या होता है। उसमें एक पॉइंट दिया है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टूथ। तो हाथ टूटा है उसका, ठीक है, तो ये ग्रीवियस हर्ट में आ जाएगा। और सेक्शन 325 हमें बताता है कि उसकी पनिशमेंट क्या है, इसलिए 325 के अंडर। तो ये बात समझ में आ रही है। सिंपल हर्ट तो थी ही नहीं। अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड इसलिए नहीं है, मान लो ये रॉड कल्पेबल होमिसाइड में क्या वेपन है, कैसी कंडीशन है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनको फुलफिल करना जरूरी होता है। प्लस कोई उसके सिर पे अटैक नहीं किया है, ठीक है, कि इस तरीके से कि वो मर सके। हाथ वाथ पे अटैक को ग्रीवियस हर्ट में माना जाता है, सीधे अटेम्प्ट टू मर्डर या होमिसाइड में नहीं माना जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमित इंटेंडिंग टू कॉज डेथ ऑफ विजय अटैक्स हिम विद अ नाइफ। अमित की इंटेंशन थी कि विजय की डेथ हो और उसने उस पर चाकू से अटैक किया। विजय सस्टेन्स सेवरल इंजरीज एंड डाइज ऑन द स्पॉट। विजय को बहुत सारी इंजरीज होती हैं और फाइनली डेथ हो जाती है। द इन्वेस्टिगेशन रिवील्स दैट अमित एक्टेड विद द नॉलेज दैट हिज एक्शंस वर लाइकली टू कॉज डेथ। इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि अमित को मालूम था कि उसका जो एक्शन है उससे डेथ हो सकती है, कि जो उसने चाकू से अटैक किया है उससे डेथ हो सकती है, उसे बात पता थी। However, there is no evidence of premeditation or intent to murder विजय। कौन सा ऑफेंस हुआ है? इतना पढ़ के लगता है मर्डर किया है, ऑब्वियसली इंटेंट था, अटैक किया है, मर्डर होगा। बट इन्होंने सारा क्वेश्चन देखो यही चेंज कर दिया। देर इज नो एविडेंस ऑफ प्रीमीडिएशन और इंटेंट टू मर्डर विजय। ये सब एलिगेशन हो जाएगा अगर सबूत नहीं है। मेरे मन में इंटेंशन था आपको मारने का और मैंने अटैक किया, ठीक, पर आप अगर इस बात को प्रूव नहीं कर सकते, इस बात का कोई सबूत नहीं हो सकता जो ये साबित करे कि मेरी इंटेंशन थी, तो फिर उस केस में आप नहीं कह सकते कि मैंने मर्डर किया। मैं उसको दिखा सकती हूँ गलती से हुआ, वट कहानी बनाया जा सकती है। अगर आप ये प्रूव ही नहीं कर पाए दैट आई हैड एन इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग द अदर पर्सन, देन यू कैन नॉट कन्विक्ट मी फॉर मर्डर, ओके। तो उसने कौन सा ऑफेंस किया है? ऑप्शन ए मर्डर अंडर सेक्शन 302। ऑप्शन बी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर अंडर 304। ऑप्शन सी कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस अंडर 304 ए, या फिर डी वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। तो देखो ग्रीवियस हर्ट नहीं है क्योंकि मर चुका है इंसान, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। डेथ बाय नेग्लिजेंस भी नहीं हो रही है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो अगर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं भी समझ में आता है तो भी आप इन दोनों को तो बिल्कुल नहीं मार्क करोगे। बच्चे ये दोनों मर्डर हुआ है या फिर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मर्डर लग रहा है सुनने में, आई नो, क्योंकि हमें यहाँ बोला इंटेंशन है, सब कुछ है, अटैक किया है, देखो इन्वेस्टिगेशन भी ऐसा ही कह रही थी। बट सारा खेल आके हमेशा एविडेंस पे अटकता है। अगर आप प्रूव नहीं कर सकते तो फिर बात खत्म हो गई। आप क्या करोगे भाई, जब सबूत ही नहीं है इस बात का कि मेरा इंटेंशन था, तो अब क्या कैसे क्या करोगे, है ना। तो फिर दिस इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मर्डर अंडर सेक्शन 304, ठीक है। देर इज नो एविडेंस ऑफ प्रीमीडिएशन और इंटेंशन टू मर्डर, प्रूव नहीं हुआ इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित एंड रानी डिसाइड टू ब्रेक इनटू अ हाउस एट नाइट विद द इंटेंट ऑफ स्टीलिंग वैल्यूएबल्स। अमित और रानी ने एक घर में रात में घुसने की प्लानिंग करी। क्यों? इंटेंशन ऑफ स्टीलिंग वैल्यूएबल्स, चोरी करने के लिए। दे यूज अ क्रो बार टू फोर्स ओपन द डोर। क्रो बार क्या होता है? एक सरिया टाइप का समझ लो, ठीक है। उसको यूज किया, दरवाजे को जबरदस्ती खोला। बट बिफोर दे कैन टेक एनीथिंग द ओनर ऑफ द हाउस विक्रम अनएक्सपेक्टेडली अराइव्स होम। इससे पहले वो कुछ करते, कुछ भी लेते सामान, कुछ भी कर पाते, घर का ओनर विक्रम बिना एक्सपेक्टेशन, उन्हें पता नहीं था, घर वापस आ गया। अमित एंड रानी पैनिक एंड रन अवे विदाउट स्टीलिंग एनीथिंग। वो पैनिक कर गए और वो भाग गए, उन्होंने कोई चोरी नहीं की। द पुलिस अरेस्टेड देम द फॉलोइंग मॉर्निंग बेस्ड ऑन द कंप्लेंट फ्रॉम विक्रम। विक्रम ने कंप्लेंट की, पुलिस ने अगले दिन उन दोनों को अरेस्ट किया। अब हमसे पूछा जा रहा है कौन सा ऑफेंस किया है दोनों ने अकॉर्डिंग टू बीएनएस। पहला ऑप्शन है अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट। ऑप्शन बी हाउस ट्रेसपास विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट। ऑप्शन सी अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, या फिर डी बर्गलरी। देखो रॉबरी तो नहीं हुई है, ये रॉबरी हम पहले बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा नहीं कर रही हूँ। तो ये ऑप्शन आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स किए हैं तो आपको पता एलिमिनेट हो जाएगा। हाउस ट्रेसपास हुआ है क्योंकि घर में हाउस ब्रेक करके घुसे हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोबेबल ऑप्शन हमें लग रहा है। और इंटेंट टू कमिट थेफ्ट, चोरी करने के इंटेंशन से तो आए थे। अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट भी हो सकता है, ये भी डाउट आ रहा है। अब चलो सोल्यूशन देखते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी हाउस ट्रेसपास विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट। क्या सीन है? देखो बर्गलरी एज अ टर्म तो बीएनएस में कहीं यूज नहीं हुआ है, ये एक अलग बात है, मैं बता दे रही हूँ। बट देखो सेक्शन 303 में थेफ्ट की बात होती है, तो वहां लिखा है मूव दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग। अगर कोई प्रॉपर्टी का मूवमेंट किया गया है ले जाने के इंटेंशन से, तो उसे थेफ्ट माना जाता है, ठीक है।
वो कुछ वहाँ कर ही नहीं पाए, तो अटेम्प्ट टू थेफ्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है? अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट वो आंसर नहीं होगा। सेक्शन 331 में हमें बताया है हाउस ब्रेकिंग हो रही है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास क्योंकि आप उनके घर में ट्रेसपास कर रहे हो और नाइट में हाउस ब्रेक करके घुस रहे हो सनसेट के बाद और सनराइज के पहले। तो ये सब जो है हाउस ट्रेसपास के अंडर आ जाता है। तो आंसर इज हाउस ट्रेसपास विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Punishment for rape in cases where the victim is a woman below the age of 16 or 12 is included in which section? अगर रेप किसी ऐसी बच्ची का हुआ है जो 16 या 12 साल से कम की है, तो वो किस सेक्शन में बीएनएस के? 64, 65, 63 या 72? आंसर इज 65। पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस, यहाँ पे 16 ईयर्स 12 ईयर्स दोनों मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ न्यू ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग, अब ये क्योंकि नया ऐड हुआ है बीएनएस में, तो आईपीसी में कुछ नया ऐड किया गया है बीएनएस में जब अपडेट हुई है, तो ऑब्वियसली इस पे क्वेश्चन आना ही था। स्नैचिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन बीएनएस, बहुत सिंपल सा पूछा है किस सेक्शन में? 308, 303, 305 या 304? करेक्ट आंसर इज 304 स्नैचिंग, ठीक है? वी आर डन विद पार्ट 5 एंड वी आर डन विद आईपीसी। आई नो आईपीसी के क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू टॉपिक्स लाइक मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड एक्सेट्रा। डाउट आना ऑब्वियस है, मेरे पार्ट पे भी हो सकता है एरर हो। फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। आपको कहीं और से लग रहा है कि आंसर गलत है, देन फील फ्री टू क्लियर द डाउट्स। मेरे पार्ट पे अगर एरर होगी आई विल रेक्टिफाई इट इन द कमेंट सेक्शन एंड पिन इट टू इंश्योर कि हर किसी को पता चले, ठीक है? सो इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है और मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो हो सकता है उसकी तरफ जाना पड़ता है जब आपको बहुत श्योरिटी ना हो, ठीक है? एंड गो बेस्ड ऑन द फैक्ट कि क्वेश्चन में क्या दिया है, अपने अजम्पशन, अपना लॉजिक, एज अ जज मैं क्या सोच सकता हूँ, वो सब पे मत जाओ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से जितना ज्यादा क्लोज टू आंसर जा सकते हैं वो जाओ, ठीक है? चलो, स्टे ट्यून, हम कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।